क्या हेपेटाइटिस आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है या इसका कोई इलाज भी है? आज हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। मेनली हम हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ इकसाम हैं। सबसे पहले हम इकसाम के बारे में बात करते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं वो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ई है और जी है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है और जो हमारा आज मेनली फोकस है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस मेनली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है। लिवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हेपेटाइटिस बी। इससे पहले कि हम हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उस पर बात करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से आप अपनी हेल्थ के बारे में मज़ीद तौर पर जान सकें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये फैलता है। तो सबसे पहले ब्लड बॉर्न, अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है तो उससे ये इसके फैलने के चांसेस होते हैं अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा है। दूसरे नंबर पर नीडल शेयरिंग जो है, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। नीडल शेयरिंग, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो किसी की भी नीडल जैसे कि उठा के वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे की वो नीडल यूज़ कर लेते हैं तो उससे इसके फैलने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, उनमें ये नीडल अगर कहीं से प्रिक हो जाती है, कहीं से नीडल इंजरी हो जाती है तो उनमें ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनमें भी इसका शुमार होता है। अगर किसी का सेक्सुअल कांटेक्ट किसी ऐसे बंदे के साथ हो जाता है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे भी इसके फैलने के चांसेस होते हैं। सेम हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम ही है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद के इस वायरस के आपके जिस्म में दाखिल होने से लेकर पहली सिम्टम प्रोड्यूस करने तक कि भाईजान मुझे ये मसला अब हुआ है, तो इसका मतलब है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिफरेंट है इन दोनों का। पहले का इंक्यूबेशन पीरियड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, उसका 6 से 7 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब आज ये दाखिल अगर होता है तो 6 से 7 हफ्ते बाद ये अपनी सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। दूसरा जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 20 से 90 दिन के दरमियान। तो जो हमारा टॉपिक था, जो हमारी बात थी वो ये थी कि क्या हेपेटाइटिस, जिसे काला यरकान और पीला यरकान कहा जाता है, ये जानलेवा है या इसका कोई ट्रीटमेंट भी मौजूद है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ओनली 3% है। मोस्टली ये एक्यूट केसेस में ही ठीक हो जाता है, तो 3% इसकी मोर्टेलिटी रेट है। और हेपेटाइटिस सी जो है ये पहले खतरनाक समझा जाता था, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। आप एंटीवायरल से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है, और अगर वैक्सीनेशन करवा लें तो कितने % चांसेस हैं कि हम इससे बच सकते हैं? तो जी हाँ, इसकी वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। तो चूंकि अब हम इसकी वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जो है उसका एक तरीकाकार ये है कि अगर तो आप इन्फेक्टेड नहीं है, अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, तो आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले इसकी सीरोलॉजी करवानी है, इसकी चेकअप करवाना है। हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीजन है वो आपने चेक करना है। अगर वो मौजूद नहीं है देन आपने इसकी वैक्सीनेशन की तरफ आना है। अगर वो खुदा ना खास्ता मौजूद है तो आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। तो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम तो वैक्सीनेशन में एक है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक है पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन। जैसे कि मैंने बात की कि अगर आप हेल्दी पर्सन है और आपको इसका टेस्ट जो है वो आपका नेगेटिव आ गया है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो आपने इसकी जो वैक्सीनेशन है वो एक्टिव वैक्सीनेशन करवानी है। वो उसका मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है उसका एनर्जिक्स बी के नाम से आती है। उसका जो आपका तरीकाकार है वो ये है कि आपने 016 पहले दिन लगवानी है, फिर 1 महीने बाद लगवानी है और फिर 6 महीने बाद लगवानी है। तो ये तो तरीकाकार है कि अगर एक बंदा हेल्दी है, उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ। तो दूसरा जो है, अगर पोस्ट एक्सपोजर, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस इस तरह इंजेक्ट हो गया है किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल नीडल शेयरिंग से हो गया है, या वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था वहाँ से उसको नीडल इंजरी से हो गया है, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले तो उसे उस टाइम जो है वो वॉश करना है जहाँ पे उसकी इंजरी हुई है, रब नहीं करना और ना ही उसको आपने किसी सोप से वॉश करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने सीरोलॉजी करवानी है। आपने चेक करना है कि आपको हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीजन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव है
तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो फिर आप वैक्सीनेशन की तरफ आएंगे और फिर आपको एक्टिव वैक्सीनेशन करवानी, इम्यूनाइजेशन आपको इसकी करवानी पड़ेगी। अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसका आउटकम क्या होगा, तो मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदों को हेपेटाइटिस आज हुआ है तो उसमें 70 से 80 बंदे ऐसे होंगे जो कि सब क्लिनिकल होंगे, जिनको कोई सिम्टम नहीं शो हो रही होगी। 10 से 20 बंदे ऐसे होंगे जिनको सिम्टम्स शो हो रही होंगी। अब इनमें से 5 से 10 बंदे ऐसे होंगे जो क्रोनिक स्टेज में जाएंगे। मतलब ये है कि बाकी जो ऊपर वाले मैंने 70 से 80% आपको बताए हैं वो उनमें से मोस्टली अक्यूट फेज में ही रिकवर हो जाते हैं। तो उसके बाद जो 5 से 10% जो क्रोनिक स्टेज में जाएंगे उनमें से भी 1% ऐसे होंगे जिनको लिवर कैंसर का चांसेस होते हैं, और उनमें से भी आगे क्रोनिक स्टेज में भी चांसेस होते हैं कि वो दोबारा जो है वो रिकवर कर सकें। इसका मतलब ये है कि जो लिवर है हमारा, जो एक जिगर है, जो एक आर्गन है, इसमें रिमार्केबल एबिलिटी है रीजनरेट करने की। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बंदे का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और उसने जिगर का इतना सा सिर्फ टुकड़ा दिया और वो खुद बहुत पूरा जिगर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रीजनरेटिव जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत जल्दी ये अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जिनमें उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके साथ अब हम हेपेटाइटिस सी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो भी हेपेटाइटिस की ही एक टाइप है। जैसे कि मैंने बताया कि हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, कि जिसमें आपके लिवर सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस का भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल उसी तरह का है। इसमें भी हम एंटीवायरल से ही ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसका ये है कि ये एक्यूट फेज में ये रिकवर होने के चांसेस इसमें पेशेंट्स के कम होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट मौजूद है। हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट है वो 95% तक हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिनके ज़रिए ये फैल सकता है उनका नॉलेज हम लें और इससे बचा जा सके, इससे प्रिवेंट हम खुद को कर सकें। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो ये है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है। जैसे कि वैक्सीनेशन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया कि वैक्सीनेशन अगर तो आपका पोस्ट एक्सपोजर है तो आपने किस तरह करवानी है, अगर आप हेल्दी हैं तो आपने किस तरह करवानी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है पेशेंट्स का कि एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा ली है तो क्या हमें जो 1 साल बाद दोबारा कोई बूस्टर लगवानी पड़ेगी, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके एंटीबॉडीज़ टाइटर्स जो हैं वो बड़े हाई होते हैं, वो 2 से 3 डेकेड्स तक, वो मतलब 20 से 30 साल तक आप इम्यून रहते हैं एक दफ़ा अगर आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा ली। तो ये था हेपेटाइटिस बी और सी का नॉर्मल सा लेआउट कि आप इसको समझ सकें। अगर तो आप हेल्दी और नॉर्मल हैं तो आपने वैक्सीनेशन कैसे करवानी है, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे आपको इसका एक्सपोजर इस तरह हो जाता है तो आपने कैसे वैक्सीनेशन करवानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी डाइट्स हैं जिनसे आप लीवर डैमेज से बच सकते हैं अगर आपको हेपेटाइटिस है। वो पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस की क्रोनिक स्टेजेस से गुजर रहे हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए ताकि वो लिवर डैमेज और लिवर सिरोसिस से बच सकें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।